दोस्तों नमस्कार। गुप्त वंश पार्ट 2 यानी ये पार्ट 2 है गुप्त वंश का। पार्ट 1 आप तक पहुंच चुका है और आपने देख भी लिया होगा। दोस्तों जो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन था वो उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 के रूप में है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है और जो रेस्ट बचेगा वो गुप्त उत्तर काल में हम लोग देखेंगे उसको अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसका चर्चा करेंगे, फिर इसके हर्षवर्धन पे जब चलेंगे उसके बाद वहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन बचा खुचा है वो उसको ले लिया जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो दोस्तों जो पार्ट 1 है वो आप लोगों ने देखा, जो रिस्पांस दिया मुझे खुशी हुआ। आगे भी आप इस तरह देखते रहेंगे मुझे उम्मीद है। वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप उसे ज़रूर देखेंगे ताकि आप लोग इससे लाभान्वित हुए। लेकिन साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करेंगे, एक लाइक तो कीजिएगा ही साथ साथ, और अपने दोस्तों शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज गुप्त वंश के पार्ट 2 के रूप में पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गुप्त वंश के पतन में या गुप्त साम्राज्य के पतन में कारण तो एक नहीं रहा होगा, अनेक कारण रहा होगा। लेकिन जो कारण नहीं था वो कौन सा कारण है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हुन आक्रमण ये कारण है, ठीक है। प्रशासन की सामंतीय ढांचा, गुप्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि इसने प्रशासन को सामंतीय ढांचा में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब है कि जितने भी इनके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे वो सारे के सारे कर्मचारी को या सैनिक को या अधिकारी को सबको भूमि दान दिया और कहा कि आप इसी से उपजाइए और अपना काम चलाइए। तो कहने का मतलब प्रशासन को आप सामंत ढांचा बनाएंगे जब तक शासक मजबूत हैं तब तक तो ठीक है। जहाँ शासक कमज़ोर हुआ तो वो जो सामंत हैं वो अपने आप को राजा घोषित कर देंगे, यही तो हुआ। तो ये भी आपका सही बातें हैं। और इसके बाद उत्तरवर्ती गुप्तों की बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यानी धीरे धीरे फिर से बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हो जाना, कहीं न कहीं ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है अरब आक्रमण, ठीक है। अरब आक्रमण गुप्त शासन के बहुत बाद में होता है, ठीक है, बहुत बाद में होता है। अरब आक्रमण से गुप्त साम्राज्य के पतन से कोई मतलब नहीं है। और ये कोई मतलब वाला ही पूछा गया है, ये कारण कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, जो नहीं है आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, अरब आक्रमण, ठीक है, जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी। तो एक तो सबसे पहली बात समझेंगे कि साम्राज्य में अगर गुप्त साम्राज्य की बात किया जाए तो मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था, ठीक है। मुख्य व्यवसाय कृषि, ध्यान रखेंगे, मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी था, लेकिन मुख्य रूप से कृषि था। और भूराजस्व कृषि से उपज का कितना, तो 6ठा भाग, ध्यान रखेंगे, उपज का 6ठा भाग भूराजस्व की दर थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधि द्वारा माननीय कर कितना था। तो यही है 1/6, ठीक है, 1/6 था, जो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक जीवन में, यानी कहने का मतलब है गुप्त साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए, अर्थव्यवस्था को देखा जाए, तो जो भूमि का प्रकार है वो 4 प्रकार है, ठीक है, 4 प्रकार है। तो पहला ये है कि क्षेत्र, ठीक है, पहला क्षेत्र के बारे में समझेंगे। वो भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि हो, ठीक है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता था क्षेत्र, ठीक है। सेकंड है वास्तु, ठीक है, वास्तु का मतलब ये होता था उस समय कि जहाँ पर निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था, ठीक है, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद खील,
एक भूमि का प्रकार है खील, ठीक है। वैसा भूमि जो जोती नहीं जाती थी, ठीक है, वैसा भूमि जो जोती नहीं जाती थी। और लास्ट में है अपृहत, यानी बिना जोती गई जंगली भूमि, ठीक है, जो आपके ऑप्शन ए में है, ठीक है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है जोती हुई भूमि, आप इसको क्षेत्र में कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप इतना समझेंगे जो बिना जोती हुई भूमि को अपृहत कहा जाता था, ठीक है, अपृहत कहा जाता था। और दो प्रकार की भूमि था, एक खील भूमि था, जो खील प्रकार की भूमि होता था जहाँ पर वो भूमि जोती नहीं जाती थी, ठीक है। और साथ ही साथ एक वास्तु प्रकार भूमि होता था जिससे लोग वहाँ पर रहता था, यानी वहाँ पर अपने घर बना के रहने वाले भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था, ठीक है। इस साथ ही साथ एक भूमि प्रकार है, उनको भी देख लीजिए। वो भूमि इस प्रकार है जिसका नाम है अदेव मात्रिक, ठीक है, याद रखेंगे अदेव मात्रिक। वैसा भूमि जिस पर कृषि वर्षा पर आधारित ना होकर कृत्रिम साधनों द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर थी। यानी कहने का मतलब है वैसे भूमि जिस पर कृषि तो होता था लेकिन प्राकृत नहीं, कृत्रिम रूप से जो वर्षा पर निर्भर कृषि होता था, उस कृषि की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि वैसे भूमि जहाँ पे कृषि हो रहा है लेकिन कृत्रिम रूप से तालाब बनाकर, कुआं बनाकर, पंप सेट लगाकर हम उसमें सिंचाई कर रहे हैं और कृषि कर रहे हैं, ठीक है। उस भूमि को अदेव मात्रिक भूमि कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। देखिए मैंने शुरुआती क्वेश्चन में आपको बताया कि सामंत व्यवस्था आ चुका था गुप्त शासन काल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसे भूमि की बात कर रहे हैं जहाँ पर कर नहीं लगता था। आपको भूमि दान कर दिया गया, कर नहीं देना है। वो किसके लिए था? ब्राह्मणों के लिए। और अगर सैन्य अधिकारी को भूमि दे रहा है तो उनको भूमि क्यों दिया जा रहा है? नौकरी के बदले में, कि आप उस जमीन से जोती रखाइए और नौकरी मेरे पास कीजिए। अगर अधिकारियों को दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस जमीन पर जाइए, जोतिए, खाइए, कृषि कीजिए और मेरे पास जाकर सेवा दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ब्राह्मणों को भूमि दिया गया था उस पर कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं था, कर रहित भूमि था, वो ब्राह्मणों को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, ठीक है। तो प्राचीन समय में जो सिंचाई कर था उसे क्या कहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे कहा था विदक भागम, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर हिरण्य लिखा हुआ है, ठीक है। हिरण्य मौर्य काल में, ध्यान रखेंगे, मौर्य काल में हिरण्य का मतलब है मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर, ध्यान रखेंगे, नगद कर, ठीक है, उसको हिरण्य कहा जाता था। इसके बाद यहाँ देखिए उद्रंग है, इसको बहुत जगह में उद्रंग भी लिखा रहता है, ठीक है, उद्रंग भी लिखा रहता है। उद्रंग या उद्रंग जो गुप्त काल में कुछ अभिलेखों में भूमि कर के बारे में जिक्र है, ठीक है, जिक्र है, याद रखेंगे। साथ ही साथ एक आपके पास उपरनिक कर लिखा हुआ यहाँ पर, उपरनिक, ठीक है, उपरनिक कर भूमि कर था, ठीक है, लेकिन ये राजपूत काल की बात है, राजपूत युगीन संस्कृति का उल्लेख है जिसमें उपरनिक भूमि कर लगता था। वो भूमि कर या तो अस्थाई या अस्थाई रहने वाले किसानों से लिया जाता था। तो इस प्रकार याद रखें, प्राचीन काल में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। हिरण्य एक नगद कर था लेकिन मौर्य काल का था। उद्रंग या उद्रंग एक कर था जो कि गुप्त काल के अभिलेखों में दर्ज है, ठीक है, ये भी भूमि कर ही था, ठीक है। और एक आपके उपरनिक कर जो लिखा हुआ है ये भी भूमि कर ही था,
ठीक है, भूमिकर ही था, लेकिन ये राजपूत युगीन संस्कृति में दिखाई पड़ता है, जो कि आगे जो टॉपिक आएगा वो राजपूत युगीन 800 से 1200 काल को राजपूत युगीन कहते हैं, राजपूत काल कहते हैं, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, चालुक्य सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो उस समय की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर भी उपरनिक भूमिकर ही था, लेकिन अभी की नहीं बल्कि राजपूत युग की भूमिकर की बात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, 3rd शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था? ये वाली क्वेश्चन ए है, सॉरी ऑप्शन ए दे रखा हुआ है तांबे की बर्तन के लिए, बी में स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी में है लोहे का यंत्र उपकरणों हेतु, या डी में हाथी दांत के काम हेतु। तो सबसे पहली बात है कि वारंगल, ठीक है, वारंगल प्रसिद्ध इसलिए था कि वहाँ पर लोहे के यंत्र और उपकरण मिलता था। याद रखेंगे, लोहे का यंत्र और उपकरण मिलता था, इसलिए वारंगल प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तोरमान किस जातीय दल का था? ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं कि हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और ये हुन जो हैं जिसके बारे में स्कंदगुप्त का अभिलेख, भीतरी अभिलेख में लिखा हुआ भी है कि हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो यहाँ पर तोरमान किस जातीय दल से है? तो हुन से है। बाकी देखिए सिथियन, यूची कबीला और शक, ठीक है, ये सब का सब विदेशी आक्रमण करता है जो मौर्योत्तर काल के समय में हमारे यहाँ पर आए। ठीक है, जो शक हैं वो यूची कबीला से संबंध रखते हैं, सिथियन पहलव उसी समय आए, इसके बाद आपका इंडो ग्रीक और कुषाण भी, यानी 4 वंश उस टाइम की हम बात किए थे। आप चाहे तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मौर्योत्तर काल की बात है, उस समय हमारे यहाँ पर ये आक्रमणकारी हैं जो कि बाहर से आए हुए थे। ठीक है, बाहर से कहाँ, मध्य एशिया से आए हुए थे। लेकिन यहाँ तोरमान की बात किया जा रहा है, तो तोरमान हुन जातीय दल का से संबंध रखते थे, याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं हुन आक्रमण से गुप्त वंश का पतन की ओर ले जाता है। ठीक है, गुप्त वंश को पतन की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ठीक है, तो हुन शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पराजित किया था यशोवर्मन। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यशोवर्मन मालवा के शासक हैं। ठीक है, मालवा के शासक हैं। साथ ही साथ गुप्त वंश के शासक, ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश के शासक जिसका नाम है याद रखें नरसिंह गुप्त बालादित्य, ये और यशोवर्मन दोनों ने मिलकर मिहिर कुल को हराया था, और मिहिर कुल कौन है? हुन शासक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, गुप्त सम्राट समय के लिए देवीय अधिकारों को दावा करते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग है, समय नहीं होगा, स्वयं होगा। ठीक है, स्वयं होगा। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते हैं, बात सही है। सम्राट अपने आप को देवी अधिकार से कम नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था पिछला वीडियो में कि मौर्य काल और गुप्त काल में इतना सा अंतर है। मुख्यतः अंतर ये है कि मौर्य काल पूर्णतः केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, जबकि गुप्त काल विकेंद्रीकरण की तरफ चल चुका था। ठीक है, तो इसलिए आपका बी जो है ये गलत है। ठीक है, और सी में कहता है कि इन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, बात सही है। भूमिदान इसने शुरुआत नहीं किया था, ध्यान रखेंगे, भूमिदान की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया, इसने उस भूमिदान को विस्तार किया, ज़्यादा विस्तार किया। ठीक है, तो यानी आपका ये भी
सी सही है। कहीं न कहीं ये भी कहता है कि गुप्त वंश के पतन में सामंती व्यवस्था, आपने इतना भूमि दान कर दिए कि शासक के पास कोई भूमि ही नहीं रहा, और जब शासक कमज़ोर हुआ तो वो जो सामंत थे वो अपने आप को राजा घोषित कर लिया, ठीक है, और इस प्रकार वो फिर काहे आपके पास आने वाले हैं, वो खुद राजा बन गया वो, ठीक है। तो भूमिदान इतना कुछ कर लिए कि गुप्त काल का पतन का भी एक कारण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कूट दिया हुआ था कि निम्न में कौन सही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए और सी सही है और बी गलत है, यानी 1 और 2 वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, 1 2 सही है और 1 और 3 सही है, 2 गलत है, ठीक है, यानी ए और सी सही है, बी गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम, ऐसा श्रम, ऐसा काम जिसको मार कर जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, बिना पैसा का, बिना खाना का, बिना पानी का काम करवा रहे हैं, उसी को बलात् श्रम कहा जाता है। आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल अगर आप अभी देखेंगे अनुच्छेद 224 आपका फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है कि बलात् श्रम करना जुर्म है, ठीक है, खासकर बच्चों से किया जाता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, 24 नहीं 23 याद रखेंगे, 23 बलात् श्रम में 23 है, 24 नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि बड़ों से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जो आर्टिकल 24 है वो बच्चों के लिए, शिशु से श्रम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें कहा गया कि बलात् श्रम को निषेध किया गया है। आप किसी व्यक्ति से काम करवा सकते हैं, बदले मजदूरी देना पड़ेगा। अब बलात् श्रम एक ऐसा काम है जहाँ मजदूरी नहीं, बेगारी नहीं, कुछ भी नहीं, बस काम करवा रहे हैं और काम करवा रहे हैं, ठीक है, कोड़ा के बल पे काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, ठीक है। सेकंड बातें हैं कि यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ऑप्शन है बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, मजदूर का ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रम के रूप में भेज दिया जाता था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जब गुप्त काल की बात किया जाए तो याद रखेंगे कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख और प्रभावती गुप्त के रिद्धपुर अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि यानी बेगार बलात् श्रम का अन्य करों के साथ रखा गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर जो बलात् श्रम है यहाँ पे कर के रूप में ध्यान रखेंगे, कर के रूप में है गुप्त काल में, तो आपका सही आंसर ए होगा। इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत था, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, ठीक है। ये गुप्त काल की बात है। लेकिन फिलहाल की अगर बात किया जाए, वर्तमान परिस्थिति से बात किया जाए, तो याद रखेंगे आर्टिकल 23 में बलात् श्रम को निषेध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल का उदय हुआ था, तो याद रखेंगे शतरंज का खेल हम महाभारत में भी देखे हैं, शकुनी मामा याद कीजिए, ठीक है। तो महाभारत समय में से चतुरंग कहा जाता था, उस समय चला आ रहा था, इसलिए याद रखेंगे ये भारत का देन है, ठीक है, भारत का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय वस्तु था, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक तो पहले इतना याद रखेंगे, मृच्छकटिकम क्या है, शूद्रक का एक पुस्तक है, ठीक है। शूद्रक का एक पुस्तक है, ध्यान रखेंगे मृच्छकटिकम शूद्रक का एक पुस्तक है, याद रखेंगे लेखक शूद्रक और पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। का विषय वस्तु क्या था, ऑप्शन 4 दे रखा हुआ है। ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक छत्रपुर पर विजय, सी कहता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, और डी ऑप्शन कहता है
कि गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर है ध्यान रखेंगे वो आपका ए है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा। ठीक है, कहा जाता है कि शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक मृच्छकटिकम गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में भी रोचक सामग्री मिलता है। साथ ही साथ इसमें इस ग्रंथ में ये बातें कहा गई, चारुदत्त नाम के एक ब्राह्मण सार्थवा थे, यानी एक व्यापारी हैं। ठीक है, याद रखें चारुदत्त। ठीक है, चारुदत्त नाम का एक व्यापारी हैं। ठीक है, एक व्यापारी हैं और एक गणिका की पुत्री जिसका नाम है बसंत सेना। ठीक है, बसंत सेना। इन दोनों के बीच में प्रेम गाथा की भी कहानी मृच्छकटिकम में है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था और नगर जीवन के विषय में भी रोचक सामग्री आपको मृच्छकटिकम से मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सांख्य दर्शन, तो इसमें कुछ भी मत सोचिएगा, याद रखेंगे सांख्य दर्शन कपिल का। ठीक है, कपिल का। मैं गौतम चारवाक सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, नागार्जुन के बारे में याद रखेंगे शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद का प्रवर्तक है। ठीक है, बाकी गौतम चारवाक के बारे में आगे क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ बोलना सही नहीं है, आगे भी इनका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। गौतम शंकराचार्य जैमिनी के बारे में फिर आगे क्वेश्चन है। ठीक है, आप उनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य का लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समसामयिक थे? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मौर्य काल में कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इन दोनों अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित के रूप में जो थे वो आपका पतंजलि थे। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे कि पतंजलि किसके समसामयिक हैं? वो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक है। ठीक है, तो और ये मौर्य काल के बाद, ठीक है, या मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में मगध में अपने साम्राज्य स्थापित किया, जिसे हम एक ब्राह्मण शासक के रूप में जानते हैं, साथ ही साथ शुंग वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पूरा गमन नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा अच्छा बात है। कहने का मतलब है जब तक आप जिंदा हैं सुख से जिंदा रहिए। ठीक है, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों लेना पड़े, लीजिए, मज़े से जिए। क्या पता शरीर जिस दिन छोड़ देगा आपसे वशीभूत मिट्टी मिल जाएंगे तो पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब एक बार जन्म लिए हैं तो दुनिया में हर कर्म कर लीजिए, चाहे उनके लिए ऋण क्यों लेना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ ही साफ कहता है पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? ठीक है, किसकी है? तो याद रखेंगे पुनर्जन्म की निषेध करने वाली युक्ति किसी और का नहीं बल्कि चारवाक का है। ठीक है, चारवाकों ने कहा था कि जब तक जिंदा हैं सुख से रहिए, सुख से खाइए, चाहे उनके लिए मुझे ऋण ही क्यों लेना पड़े। ऋण लेकर घी पीजिए, साफ साफ है, घी नहीं है कोई टेंशन नहीं है, जाइए ऋण लीजिए घी पीजिए। ठीक है, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि जीवन समाप्त हो जाएगी तो फिर दोबारा जीवन मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, काम खत्म। ठीक है, तो इसलिए जब जीवन एक बार मिला है तो क्यों ना सही से जिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर और सी बातें था, कापालिक संप्रदाय वाले, नागार्जुन के शून्यवाद वालों, ठीक है, आजीविकों वाले, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन का संस्थापक थे, तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो थे वो है आपका गौतम। ठीक है, गौतम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मीमांसा के प्रणेता थे। ठीक है, तो कौन थे? मीमांसा के प्रणेता थे तो कौन थे? तो देखिए ऑप्शन कनाद है, बी ऑप्शन में आपका वशिष्ठ है,
इसके बाद सी में आपका विश्वामित्र है और डी में है जैमिनी, तो याद रखेंगे मीमांसा जैमिनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। ठीक है, वेद शाश्वत सत्य है, कोई नहीं काट सकता है, वो किसका है, याद रखेंगे मीमांसा का। ठीक है, मीमांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो वो कौन है, आपका वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक, याद रखेंगे वैशेषिक। और इसका प्रवर्तक आप याद रखेंगे कनाद। ठीक है, जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मैंने सारा को बता दिए, आपको न्याय भी बता दिए, योग बता दिए, सांख्य बता दिए। ठीक है, मीमांसा के बारे में, जैमिनी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इन सारे चीज़ को एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा और आप लोग लिख लीजिएगा, आपके लिए सहूलियत होगी। ठीक है, और भूलना नहीं है, और आपने जो भी पूछा जाएगा आप लेके जाइएगा यहाँ से, भूल के मत जाइएगा। ठीक है, तो भूल के नहीं जाना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो मीमांसा वेदांत है, न्याय वैशेषिक है, सांख्य योग है, जो नहीं है वो है लोकायत एवं कापालिक। ठीक है, ये अलग बातें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, धर्म से लेकर चलता है, दर्शन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि लोकायत दर्शन जो है वो आपका चारवाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चारवाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है। बाकी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सांख्य भी एक दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो अद्वैत दर्शन का संस्थापक शंकराचार्य है। मैं रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, महात्मा बुद्ध के बारे में बता ही दिया, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, चाहे मैं लिंक में दे दूंगा, आई बटन में मैं दे दूंगा इसको, इस वीडियो का लिंक। तो अब बाकी रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, मैं जब आप लोग को एक नया लेक्चर के साथ में मैं आऊँगा जब भक्ति काल में, तो शंकराचार्य के बारे में, रामानुजाचार्य के बारे में और माधवाचार्य के बारे में अच्छी तरह से मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अद्वैत दर्शन का संस्थापक हैं शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है। ठीक है, तो शंकर को, कपिल को, रामानुज को या पतंजलि को। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रच्छन्न बोध जिसे हम कहते हैं उसे हम शंकराचार्य को कहते हैं, यहाँ पर शंकर सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर सारे संवत है, इनको मिलान करना है। मैं कितना बार आपको बता चुका हूँ, विक्रम संवत कहीं पर 57 तो कहीं पर 58, ध्यान रखेंगे 57 भी होता है। ठीक है, 57 BC। शक संवत, ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण। गुप्त संवत 320 दिया हुआ है, कहीं पर 319 भी होता है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास है कल्कि संवत या काली संवत 3102 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद शक संवत 78 ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ध्यान रखेंगे, आप लोग भी ठीक कीजिएगा, ये ईस्वी होगा सिर्फ। ठीक है, 78 ईस्वी। ठीक, और इसके बाद गुप्त संवत 320 या 319 ईस्वी और कल्कि संवत 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज गुप्त वंश का सेकंड पार्ट। जो भी कुछ गुप्त वंश के बारे में बचा हुआ है हम कोशिश करेंगे गुप्तोत्तर काल में, यानी हर्षवर्धन के काल में उन सारे क्वेश्चन को लेने का। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, आपके पास प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आएगा, यानी कहने मतलब कोई न कोई MCQ आएगा, और आप लोग जुड़े रहें, मेरी ये उम्मीद है। हम ये ज़रूर आप ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप सफल होएं। ठीक है, सफल होएं, और मैं क्या बोलूं। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।